बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। इसका लेक्चर 1 एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेज का पार्ट 1 पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, इनके दरमियान डिफरेंसेस आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज़ हमने डिस्कस की थी एंजाइटी से रिलेटेड, जिसमें फ्रॉइड का थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हमने डिस्कस की थी। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की थी। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के मैनेजमेंट, उसके साइन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 के साथ आप लोगों का एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेज, जो कि एक मेजर ऑब्जेक्टिव है यूनिट 7 का, लेक्चर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोबियाज़ को डिस्कस करने से पहले पिछली वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को, जो पैनिक डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी। आज मैं आप लोगों को वो बातें बता देती हूँ, अपने साथ आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो समझाई हुई थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि पैनिक डिसऑर्डर का मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कि जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होती हैं तो उनमें एगोराफोबिया जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों में एगोराफोबिया हो तो उनमें हिस्ट्री ऑफ पैनिक डिसऑर्डर ज़रूर होती हैं। एगोराफोबिया का मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वो लोग क्या करते हैं। एगोराफोबिया जब किसी को हो जाता है तो इसमें वो बंदा जो है वो कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे प्लेसेस जिनकी वजह से पैनिक अटैक जो है वो ट्रिगर हो, ऐसे प्लेसेस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। उनको ये लगता है कि मैं इस सिचुएशन में एक दफ़ा चले जाऊंगा तो फिर दोबारा जो है वहाँ से एस्केप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ हेल्प जो है वो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होगी। इसीलिए वो इस तरह के सिचुएशंस वगैरह को बिल्कुल जो है वो अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनको ये हमेशा ये डर होता है कि उनका जो पैनिक स्टेट है वो दोबारा रिअकर होगा, दोबारा वो उन पे तारी हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से पॉसिबिलिटी हो इस पैनिक स्टेट के अगेन जो है उन पे अटैक होने का, तो उनको वो अवॉइड करते हैं। और इस तरह अवॉइड करते करते उनके जो नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे शॉपिंग का कह लें, फैमिली इवेंट्स में जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो भी अवॉइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जिनको पैनिक अटैक हुए होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर का जो लोग शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है अलग थलग हो जाते हैं। इस सिचुएशंस को वो अवॉइड करते करते जो है आइसोलेशन में फिर चले जाते हैं। कोई ऑटोमोबाइल में, कोई जो है कार है, कोई चीज़ भी है, कोई बस है, तो उसमें बैठना वो पसंद नहीं करते, बस में वो नहीं बैठते। उन्हें ये फील होती है कि बस में बैठने से उनको पैनिक अटैक होगा। किसी ब्रिज को क्रॉस करते वक्त उनको वो उस ब्रिज से डर लगती हैं, स्पेसिफिक फोबिया उनको हो जाता है, ब्रिज को वो नहीं क्रॉस कर सकते, इस तरह उनकी सिचुएशन हो जाती है। तो उन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बिल्कुल होम बाउंडेड हो जाते हैं, अपने होम सराउंडिंग में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ये उनकी एक मजबूरी बन जाती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। अगर बच्चे हैं तो वो फिर स्कूल से निकल जाते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इसके अलावा ये है कि अप टू कह लें कि 2/3 ऑफ लोग जो होते हैं जिनको पैनिक डिसऑर्डर होती है, 3 में से 2 हिस्सा उन लोगों का, उनको डिप्रेशन हो जाती है साथ में, या फिर वो किसी ड्रग एब्यूजिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ करना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अक्सर रिसर्च से ये बात प्रूफ हुई है कि जिन भी लोगों को इस तरह पैनिक डिसऑर्डर्स का वो शिकार होते हैं, तो आगे जाके या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं आइसोलेशन की वजह से, या फिर वो सब्सटेंस एब्यूज़ कर लेते हैं और सब्सटेंस एब्यूज़ का वो विक्टिम बन जाते हैं। एज को अगर देखा जाए, टिपिकली जो अर्ली एडोलेसेंस होती हैं तो उसमें इसका इतना ज़्यादा चांस नहीं होता, लेकिन लेट एडोलेसेंस और मिड 30s ईयर जो है, मिड 30s ईयर और लेट एडोलेसेंट जो टाइम होती है, उसमें इसका ऑनसेट जो है वो पाया गया है। एगोराफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ये देखा गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये कि
मोर देन 95% जो क्लाइंट डायग्नोज होते हैं, जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं जिनको एगोराफोबिया होता है, तो उनको देखा गया है कि उसमें डायग्नोज्ड पैनिक डिसऑर्डर जो है वो ज़रूर मिलेगी। यानी जिन लोगों को पहले से पैनिक डिसऑर्डर हो जाती हैं तो उनको आगे जाके एगोराफोबिया ज़रूर हो जाता है। तो मोर देन 95% पेशेंट्स में ये देखा गया है। तो ये चीज़ें अपने साथ नोट कर ले स्टूडेंट्स, ये फिर MCQs में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डिस्कस करेंगे फोबियाज़। फोबियाज़ क्या होती हैं? A persistent irrational fear which is out of proportion to the object, activity or situation। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी एक्टिविटी से या किसी सिचुएशन से persistently irrational और out of proportion fear महसूस करना फोबिया कहलाती है। आप देखिए स्टूडेंट्स, persistent irrational मीन्स के persistent लगातार और irrational हकीकतन इस तरह का खौफ जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हो जाता है, irrational fear हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स के देखिए कुत्ते जो होते हैं, कुत्तों से मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो डरते हैं। सबको कुत्तों से डर लगता है क्योंकि वो भौंकते हैं, जानवर है, ज़ाहिरी सी बात है। सब इंसानों को उनसे डर लगता है। कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा उनको फ्रेंडली लेते होंगे, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। लेकिन वो डर ऐसा नहीं है कि कुत्ते को आप वहाँ दूर से देखें तो आप जो है वो कांपने लग जाए, आपको एंजाइटी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो विद इन प्रोपोर्शन होता है वो डर। लेकिन अगर ये डर आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाए कि दूर से आप कुत्ते को देखते हो और आप कांपने लग जाते हो, आपको एंजाइटी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फिर फोबिया कहलाती हैं। अब फोबियाज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन जो है वो स्पेसिफिक फ़ोबिया है। स्पेसिफिक फ़ोबिया क्या होती है स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक फ़ोबिया को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें एक एक्सेसिव, एक परसिस्टेंट इरेशनल फियर होती है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड, जिसमें आप क्या करते हैं कि जिसमें इतने डरने की बात नहीं होती कि आप इतना डरते हैं, इतना ज़्यादा उसमें खौफ की कोई बात ही नहीं होती एक्चुअली, लेकिन आप जो है इतना ज़्यादा खौफ उससे आपको आता है और किसी ख़ास ऑब्जेक्ट से या किसी ख़ास सिचुएशन से, तो वो स्पेसिफिक फ़ोबिया कहलाती है। इसमें कॉमन कैटेगरीज़ अगर हम देख लें तो एनिमल्स से बंदे को जो है वो डर लग सकती हैं, एनवायरनमेंट से लग सकती हैं, ब्लड से लग सकती हैं, इंजेक्शन से इस तरह खौफ हो सकती हैं, सिचुएशन से, किसी ख़ास सिचुएशन से इस तरह खौफ हो सकती है। जैसे एलिवेटर में बैठना हो, एलिवेटर में बंदा जो है उसको जाना हो लिफ्ट पे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसको खौफ होती हैं, एंजाइटी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, या इनक्लोज्ड स्पेस में जाने से, या फिर वाटर से, या फिर स्ट्रोम से, या फिर नीडल से बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ोबिया होता है। तो ये जो स्पेसिफ़िक सिचुएशन या स्पेसिफ़िक चीज़ों से फ़ोबिया होता है तो वो स्पेसिफ़िक फ़ोबिया कहलाती हैं। इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। साइन सिम्टम्स में क्या होता है, ऐसी चीज़ जिससे बंदे को फ़ोबिया होता है, वो बंदा अगर उसके करीब हो जाए या उसको देख ले तो वो बंदा जो है हाइपर वेंटिलेशन उसको होती हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपर वेंटिलेशन करता है, बहुत तेज़ी से वो सांस लेता है, उसको स्वीटिंग होती है, उसके हैंड जो है वो पसीने से भर जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, उसके चेहरा उसका बहुत ज़्यादा उसमें ब्लशिंग होती है, रेडनेस आ जाती हैं, पल्पिटेशन उसको होते हैं। पल्पिटेशन यानी उसके जो हार्ट की जो बीटिंग होती है वो उसको महसूस होती है, उसको ख़ुद को महसूस होती है कि ये मेरा हार्ट जो है वो धड़क रहा है, तो इस तरह उसको पल्पिटेशन होती है, कन्फ्यूजन उसको होती है। GI सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी अर्जेंसी उसको स्टार्ट हो जाती है, डायरिया हो सकता है डर की वजह से, मसल टेंशन होती है, रिजिडिटी आ जाती है मसल्स में। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये है कि उसको एंटिसिपेटरी एंजाइटी हो जाती है। एंटिसिपेटरी एंजाइटी उस एंजाइटी को कहते हैं कि जिसमें आपको ये लगे कि कोई चीज़ जो है अभी होने वाली है, सून कोई चीज़ होने वाली है, और उस सून कोई चीज़ होने वाली एकदम से अभी इसी वक्त कोई चीज़ होने की वजह से, कोई काम होने की वजह से आपको जो एंजाइटी होती है, तो उस एंजाइटी को एंटिसिपेटरी एंजाइटी बोलते हैं। तो इसमें ये कॉमन होती है कि स्पेसिफिक फ़ोबिया के अंदर एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती हैं। जब भी ये पर्सन उन चीज़ों से कांटेक्ट में आ जाता है, उन ऑब्जेक्ट से, उस सिचुएशन से जिसकी वजह से इनको डर होती है, तो उस टाइम ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इमीडिएटली सीवियर एंजाइटी इनको स्टार्ट हो जाती हैं, पैनिक अटैक इनको स्टार्ट हो जाते हैं।
अब वो जो डिस्टेंस है इनके और उस ऑब्जेक्ट या उस सिचुएशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो उसके लेवल ऑफ रिस्पॉन्स को इफ़ेक्ट करती है। यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना उसका एंजाइटी लेवल भी ज़्यादा होगा, उतना पैनिक अटैक उसको ज़्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस स्टिमुलस जो जिससे डर लग रही है उससे दूर होने की, एस्केप करने की, उस सिचुएशन को एस्केप करने की, तो उसमें अगर चांसेस बनते हैं तो फिर उसका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो उसके साथ एक्सपोजर हो गई है उस चीज़ के साथ जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरता है, और फिर उसकी वहाँ से एस्केप जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो वहाँ से नहीं जा सकता, फिर अभी कोई रास्ता नहीं है कि वो उसको अवॉइड करे, तो फिर उसमें एंजाइटी लेवल जो है इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं और पैनिक अटैक भी बहुत ज़्यादा इनको आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देख ले कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया स्पेसिफिक फ़ोबिया का, तो इसमें एग्जांपल्स ये है कि ज़ूफ़ोबिया हो सकती हैं। ज़ूफ़ोबिया यानी एनिमल्स से आपको जो डर लगती है, स्पेसिफिकली एनिमल्स से, उसको ज़ूफ़ोबिया कहते हैं। पायरोफोबिया हो सकती हैं, यानी फायर से, आग से आपको डर लग सकती हैं। एमेक्सोफोबिया हो सकती हैं, आपको कोई कार चलाने से, बाइक रीडिंग करने से या फिर कार रीडिंग करने से डर लगती हैं, फ़ोबिया होती हैं, उसको एमेक्सोफोबिया कहते हैं। सोमनीफोबिया हो सकती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद से उनको फ़ोबिया होती है, नींद में जाने से जो है वो नींद का सोच के ही उनको एकदम से पैनिक अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सोमनीफोबिया कहलाती हैं। क्लस्ट्रोफोबिया हो सकती हैं, कोई कन्फाइंड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस जो है उनसे आपको बहुत ज़्यादा डर लग सकती है, आपको फ़ोबिया हो सकती हैं। एरेक्नोफोबिया हो सकती है, स्पाइडर्स से फ़ियर होना। जेंथ्रोफोबिया हो सकती है, येलो कलर से फ़ियर होना। फास्मोफोबिया हो सकती है, फास्मोफोबिया कहते हैं जो गोस्ट का लोग सोच के उनको फ़ोबिया होता है, तो उसको फास्मोफोबिया कहते हैं। हिमेटोफोबिया हो सकती है, ब्लड का, जो मैंने आप लोगों को बताया। स्केरिका फ़ोबिया आपको हो सकती है, ये जो 13 नंबर होती हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि 13 नंबर को देख के उनको फ़ोबिया हो जाता है, उसको ट्रिस्केरिका फ़ोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया हो सकती है, हाइट से आपको फ़ियर हो सकती है। फायरोफोबिया आपको हो सकती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करने से आपको फ़ियर हो सकती है। माइक्रोफोबिया हो सकती हैं, जर्म्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। अल्गोफोबिया हो सकती हैं, पेन से जो फ़ियर होती हैं वो अल्गोफोबिया कहलाती हैं। और ब्रोंटोफोबिया भी हो सकती हैं, कोई ये जो थंडर होती है, ये जो गिरज होती हैं लाइट का, तो उससे भी आपको फ़ोबिया हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे भी ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक्रोफोबिया हाइट्स का मैंने आप लोगों को बताया। अल्गोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, लाइटनिंग होती हैं, जो बारिश होती है तो उस टाइम जो गिरज चमक होती हैं तो उससे बंदा जो है उसको फ़ोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया का मैंने आप लोगों को बताया कि इनक्लोज्ड प्लेसेस से। हाइड्रोफोबिया, कुछ लोगों को वाटर से डर होता है, ख़ास करके वो लोग जिनको रेबीज़ डिजीज़ होती हैं तो उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो वाटर का सोच के ही उनको वो पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। माइसोफोबिया है, कंटामिनेशन से या फिर जर्म्स से आपको फ़ोबिया हो सकती है। निक्टोफोबिया है, डार्कनेस से। ओक्लोफोबिया है, क्राउड से। पेथोफोबिया है, किसी डिजीज़ से। और पायरोफोबिया और ज़ूफोबिया, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है सोशल फ़ोबिया। सोशल फ़ोबिया क्या होती हैं? तो सोशल फ़ोबिया का सोच के ही आप लोग सोच रहे होंगे कि जब प्रेजेंटेशन करते वक्त, किसी क्राउड में बोलते वक्त, किसी क्राउड में जाते वक्त जो आप लोगों को एंजाइटी महसूस होती है, तो वो जो एंजाइटी होती है वो सोशल फ़ोबिया कहलाती है। तो यहाँ पे यही है कि सोशल फ़ोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बंदा जो है वो ऐसे सिचुएशन में परफॉर्मेंस करने से उसको फ़ोबिया होती है जहाँ पे ये चांसेस हो कि दूसरे लोग उसको जज करें। तो ये हर किसी को होती है, लेकिन जो हमें जो एंजाइटी या हमें जो फ़ोबिया होती है थोड़ा बहुत के प्रेजेंटेशन करते वक्त या इस तरह, वो डर हर एक इंसान को हो सकती हैं, वो इस डिसऑर्डर के अंदर नहीं आती। लेकिन इसमें अभी मैं आप लोगों को इसके सारे साइन सिम्टम्स वगैरह बता दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है। तो लिखा है
Excessive fear of a social situation or a performance situation in which the affected person might do something embarrassing or be evaluated negatively by others. यानी ये बहुत एक्सेसिव फियर होती है, किसी सोशल सिचुएशन का सोच के एक्सेसिवली फियर महसूस करना, यानी ऐसी परफॉर्मेंस का सोच के बहुत ज़्यादा फियर महसूस करना ऐसी सिचुएशन में कि उसमें भी उससे कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो या फिर दूसरे लोग जो है उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट करें। तो उस टाइम ये जो डर होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, तो ये सोशल फोबिया कहलाती हैं। सोशल फोबिया को हम इस तरह कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं कि इसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऐसी सोशल सिचुएशन के जिसमें एम्बेरसमेंट पॉसिबल हो, उस बंदे को लगे कि मैं शर्मिंदा हो सकता हूँ, तो वो जब सोच उसके जहन में आ जाती है कि मैं शर्मिंदा हो सकता हूँ, तो फिर ये उसको ये सोशल फोबिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान ज़्यादातर पॉसिबल है, या कोई ऐसे ओकेजन्स जहाँ पे आपको बोलना हो, बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान बैठ के खाना खाना हो, पब्लिक में आपने कोई चीज़ जो है वो लिखनी हो, तो उस टाइम ये कॉमन होती हैं। और जिन लोगों को ये हो जाती है एक दफ़ा उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर दोबारा ऐसे सिचुएशन का सोच के ही उनको ये स्टार्ट हो जाती है और वो बिल्कुल जो है ऐसे सिचुएशंस को फिर अवॉइड करने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बंदा जो है वो ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है डर है और उसकी ये डर जो है एक्सट्रीम लेवल की उसको डर है, लेकिन वो जो है हेल्पलेस होता है, उसको स्टॉप नहीं कर सकता खुद से, जितना भी खुद को समझा ले लेकिन उससे ये फिर स्टॉप नहीं होता, वो डर उसको लगी रहती है। और सोशल एंजाइटी का मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के सामने किसी ने कहा कि इंडोर घर के अंदर जो है इंडोर अगर आप अकेले हैं तो उस टाइम भी क्या आप लोगों को सोशल फोबिया हो सकती हैं, तो हो सकती हैं, लेकिन वो एट अ टाइम ऑफ लाउड म्यूज़िक, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है लाउड म्यूज़िक अगर आपके सामने लगाई गई, चाहे आप अकेले भी हो, सोशल ना हो, लोगों के सामने ना हो, अकेले हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उस लाउड म्यूज़िक से भी फ़ोबिया होती है। वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक से फ़ोबिया भी सोशल फ़ोबिया के अंदर आती है। इसके अलावा बाकी ये सोशल ओकेजन्स जो होते हैं उनमें ही इसके सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से वो बंदा जो है अपने उसके जो सिम्टम्स होते हैं जब वो स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे टाइम पे लोगों के सामने, तो उस सिम्टम्स के स्टार्ट होने की वजह से वो मज़ीद शर्मिंदा हो जाता है, और जब मज़ीद शर्मिंदा हो जाता है तो वो इनको फिर अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन इख्तियार कर लेता है, सोशल आइसोलेशन में आ जाता है। अब इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं। अब सोशल फोबिया की याद रख ले स्टूडेंट्स, इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी के जो फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं तो वो इसमें कॉमन होते हैं। यूजुअली ये बंदा जो है एंजाइटी के फ़िज़िकल सिम्टम्स जो है उसको एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें हाइपर वेंटिलेशन है, बंदा जो है तेज़ी से सांस लेना स्टार्ट करेगा, इसके हाथ जो है वो कांपने लगेंगे, या फिर इसके वॉइस जो है वो कांपने लगेगी, आवाज़ कांपने लगेगी या हाथ कांपने लगेंगे, ब्लशिंग होगी, इसकी चेहरे पे बिल्कुल जो है रेडनेस छा जाएगी, स्वीटिंग होगी, उसको बहुत ज़्यादा जो है पसीने आएंगे, मसल्स रिजिड हो जाएंगे, और डायरिया भी हो सकती है, और साथ में उसको फ़ियर ऑफ एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी का मज़ीद फ़ियर जो है वो स्टार्ट होता है। और एक दफ़ा जब उसको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी जो डिस्कम्फ़र्ट होती है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होती हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं, मज़ीद फ़ियर को अवॉइड करते हैं, और वो उस सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से जो है वो फेस कर लेते हैं, लेकिन दोबारा इस सिचुएशन में जाने का वो फिर नहीं सोचते, वो ख़ुद को उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट का उस टाइम शिकार होते हैं, बिल्कुल उस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इसकी अगर हम देख लें तो वुमेन और मेन जो है दोनों में इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों में जो है वो कॉमन है, दोनों में एक ही जैसा पाया जाता है। और इसकी ऑनसेट जो है ज़्यादातर अर्ली चाइल्डहुड में होती है, अर्ली चाइल्डहुड में और अर्ली एडोलेसेंस में, और फिर ये लाइफ लॉन्ग जो है बंदे के साथ वो एसोसिएट रहती हैं, और फैमिलीज़ में भी ये रन कर सकती हैं, यानी हेरिडिटरी भी है, अगर किसी फैमिली में है तो ज़ाहिर सी बात है कि आगे जनरेशन को भी ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, एगोराफोबिया तो मैंने आप लोगों को बताया था, फिर भी यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस आर सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल। एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें बंदे को ये महसूस हो रहा हो कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँगा, मैं किसी ऐसी हालत के अंदर आ जाऊँगा कि जिससे एस्केप जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये जो कंडीशन होती है ये एगोराफोबिया कहलाती हैं। फोबियाज़ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है फोबियाज़ का, किस तरीके से आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि फियर रिलेटेड टू काजिंग एम्बेरसमेंट टू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अनदर, टू बीइंग इन ए प्लेस फ्रॉम विच वन इज़ अनेबल टू एस्केप आर टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। यानी उनको ये फियर होता है, उनको ये खौफ होता है कि वो ख़ुद को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देंगे, और वो अभी ऐसे सिचुएशन में चले गए हैं, उनको ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जाऊंगा कि वहाँ से एस्केप पॉसिबल नहीं है। यानी एगोराफोबिया भी जो है वो साथ उसके स्टार्ट हो गई है, तो इसी वजह से उनको फियर है। ये आप लिख सकते हैं। दूसरी आप लिख सकते हैं कि सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू फियर्स ऑफ बीइंग ए प्लेस फ्रॉम विच वन इज़ अनेबल टू एस्केप। एगोराफोबिया उनको हो गया है, उसकी वजह से उन्होंने सोशल आइसोलेशन इख्तियार की है। फोबियाज़ के आउटकम्स क्या होंगे, यानी आप लोगों ने जो केयर प्रोवाइड करनी है, जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? तो लिखा है द क्लाइंट इज़ एबल टू फंक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। आप उस क्लाइंट को इस एबल बना दे, वो क्लाइंट इस एबल होना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेस में, अगर सोशल फोबिया है तो पब्लिक प्लेस में वो जा सकें, यानी उसके जो फोबिक ऑब्जेक्ट है या फोबिक सिचुएशन है उसके प्रेजेंस में वो फंक्शन कर सके, इस एबल आपने उसको बनाना है। यूजिंग कोपिंग मैकेनिज्म टू मेंटेन एंजाइटी एट द मैनेजेबल लेवल। ऐसे कोपिंग मैकेनिज़्म जो है उसको आने चाहिए कि जिनको यूज़ करके वो अपनी एंजाइटी को मैनेजेबल लेवल तक रख सकें, थोड़ा हद तक अपनी एंजाइटी को भी मैनेज कर सके। वॉलंटरीली अटेंड ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्ट विद पीयर्स। और वो ख़ुद ये चाहें कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले और अपने दोस्तों के साथ वो इंटरेक्ट करें। इस सब को यकीनी बनाने के लिए आप लोग इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे फोबियाज़ के लिए? डू नॉट फोर्स क्लाइंट टू बी इन कॉन्टेक्ट विद फोबिक ऑब्जेक्ट। आप क्लाइंट को बिल्कुल भी ये फोर्स नहीं करेंगे कि जिस चीज़ से उनको फोबिया है उसको आप उनके करीब नहीं करेंगे या करीब नहीं ले जाएंगे, जिस तरह ये पिक्चर में ले जाया जा रहा है, इस तरह नहीं करना है। हेल्प द क्लाइंट डिस्क्राइब फीलिंग्स। उसकी हेल्प करनी है कि वो अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे। प्रियर टू ए रिस्पॉन्स टू ए फोबिक ऑब्जेक्ट से पहले, उसको देखने से पहले उसको जो भी उसको फीलिंग्स आती हैं तो वो फीलिंग्स वो आपको बता सके, इतना उसकी मदद करें। हेल्प आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म टू मैनेज एंजाइटी अबाउट इनकाउंटरिंग ए फोबिक सिचुएशन। अगर फोबिक सिचुएशन इनकाउंटर हो जाए तो उसमें किस तरीके से एंजाइटी को मैनेज करना है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म आपने उसकी मदद करनी है कि आइडेंटिफाई करें। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक विद क्लाइंट। और रिलैक्सेशन टेक्निक उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। इस सब कामों के करने के बाद ये जो आउटकम हमने पढ़े तो वो पेशेंट इस एबल हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसे हम कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इससे पहले आप लोग 3 चीज़ों को समझें। ऑब्सेशन किसे कहते हैं? ऑब्सेशन अनवांटेड परसिस्टेंट थॉट्स को कहते हैं कि ना चाहते हुए लगातार आपको कुछ जो है एक जैसे ख्यालात आ रहे हैं, वो ऑब्सेशन कहलाती हैं। कंपल्शन जो है वो अनवांटेड रिपीटिटिव एक्शंस को कहा जाता है कि आप ना चाहते हुए रिपीटिटिव एक्शंस कर रहे हो। और रिचुअल्स भी बार बार इसमें आती हैं, तो रिचुअल्स यही रिपीटिटिव एक्शंस दैट द पर्सन मस्ट डू ओवर एंड ओवर टू डिक्रीज एंजाइटी। अपनी एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए बार बार एक इंसान जो ये कंपल्शन करता है, रिपीटिटिव एक्शंस परफॉर्म करता है, तो वो उसके रिचुअल बन जाती है, उसके ऐसा समझे कि उसके रस्म बन जाती हैं, तो ये रिचुअल्स कहलाती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसमें ऑब्सेशन होती हैं, यानी बार बार परसिस्टेंटली अनवांटेड थॉट्स जो है या अनवांटेड इमेजेस जो है वो रीअकर हो जाते हैं उसके जहन में, जिसकी वजह से उस इंसान को इंटेंस तौर पर, शदीद तौर पर एंजाइटी होती हैं। साथ में उसको कंपल्जन भी होते हैं, रिपीटिटिव बिहेवियर, वो बार बार जो है कोई रिपीटिटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है, रिपीटिटिव एक्शंस कर रहा होता है। और इसकी डायग्नोसिस के लिए ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसकी डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो ऑब्सेशन और कंपल्जन, ये जो थॉट्स है, ये रिपीटिटिव थॉट्स और रिपीटिटिव एक्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हो कि
सिग्निफिकेंटली उस बंदे की जो फंक्शनल लेवल है उसमें वो 1 घंटे का तो उसको नुकसान हो, एक दिन में 1 घंटे का नुकसान अगर इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से उस बंदे को हो रहा है, उसके फंक्शनल लाइफ में 1 घंटे का उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो इसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि इस बंदे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। देखिए लिखा है आप लोगों की स्लाइड्स में, रिकरेंट ऑब्सेशन आर कंपल्शन आर डिस्ट्रेसिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूस सीवियर डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट। ये जो रिकरेंट ऑब्सेशन और कंपल्शन, बुरे ख़यालात आना, तरह तरह के ख़यालात ना चाहते हुए, और ये जो इनके एक्शंस होते हैं, बार बार एक्शंस, तो इस सब का आना ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिस्ट्रेसिंग है एक बंदे के लिए, उसको सीवियरली डिस्ट्रेस करते हैं, उसकी फंक्शनल लाइफ को इम्पेयर कर देते हैं। साइन सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की, तो इसमें थॉट्स जो है, जो ऑब्सेशन की बात हो रही है थॉट्स की, तो थॉट्स इलनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, डेथ से रिलेटेड हो सकती हैं कि बंदे को बार बार मौत के ख्यालात आ रहे होते हैं, वॉयलेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, और कंटामिनेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। कंटामिनेशन से रिलेटेड इस तरह के बार बार उसको ये ख्याल आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा चेहरा गंदा है, और वो बार बार उनको धोता है, इस तरह का एक सिचुएशन होता है। और ये थॉट्स जो है वो फ्रिक्वेंटली और बिल्कुल अनवांटेड और इनअप्रोप्रिएटली उस बंदे के जहन में आ रहे होते हैं। ये बंदा रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये जो थॉट्स है ये अनयूजुअल है, ये सेल्फ जनरेटेड थॉट्स है, लेकिन वो उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो उनको कंट्रोल करें, और ये जो वो चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से उनकी एंजाइटी लेवल जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। एक्सट्रीम लेवल की उनको एंजाइटी इस वजह से होती है कि वो चाहते हुए भी अपने उन ख़यालात पे फिर काबू नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उस एक्सट्रीम एंजाइटी से डील करने के लिए वो रिपीटिटिव एक्शन करते हैं जिनका कोई भी पर्पस नहीं होता, सिर्फ उनकी एंजाइटी जो है वो दूर हो जाती है। जिस तरह अगर किसी को कंटामिनेशन के थॉट्स आ रहे होते हैं, तो कंटामिनेशन के थॉट्स आने की वजह से वो बार बार अपने हाथ धोता है, बार बार अपने हाथ धोता है, हाथों को रगड़ रगड़ के धोता है। तो ये जो हाथ धोना है इसका और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी वो एंजाइटी लेवल थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोगों को देती चलूँ तो जो लोग जिनको ये सोच होता है, जिनको ये महसूस हो रही होती है कि उनको जो है उनका जहन कंटमिनेट हो रहा है सेक्सुअल थॉट की वजह से, तो वो क्या करते हैं, वो रिपीटिटिवली अपने बालों को धोते हैं। इस हद तक वो धोते हैं कि उनके स्कल्प जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती हैं, तो ब्लीडिंग होने तक वो अपने बालों को धोते हैं। और ये जो ब्लीडिंग होने तक वो अपने बालों को धोते हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि इस तरह धोने से उनके ये जो ख़यालात है ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए वो ये काम करते हैं। थोड़ा सा उनको एंजाइटी रिलीफ इससे मिल जाता है। और जिन लोगों को वॉयलेंट थॉट्स आते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा होगा या हमारे फैमिली के साथ बुरा होगा या कोई बुरा वाक़या होने वाला है, इस तरह के ख़यालात जिन लोगों को आते हैं, तो वो बार बार जो ताले होते हैं उनको चेक किया करते हैं, गैस के जो नॉब्स होते हैं उनको हर फ्यू मिनट्स बाद वो उनको चेक करते रहते हैं। और जिन लोगों को ओसीडी होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उनको ये जो सिम्टम्स हैं, तो ये सिम्टम्स आती रहती हैं, और इन सिम्टम्स की वजह से उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, ये सीवियरली जो है वो इसमें इंटरफियरेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है, आप देख लें कि एक बंदा जिसको वॉयलेंट जो है वो थॉट्स आ रहे हैं, वो अगर अपने ऑफिस जाता है काम के लिए, या कोई बच्चा बच्ची हो स्कूल जाते हैं, तो उनको स्कूल में भी घर का वो जो है वो जहन में पड़ेगा कि घर में क्या हुआ, गैस जो है वो जल गई, सारा घर जल गया, या फिर ताले तोड़ के कोई अंदर चले गए, तो वो फिर नहीं कर सकते अपने, ना तो वो फंक्शनिंग कर सकते हैं, ना तो अपने स्कूल को वो चला सकते हैं, ना तो फिर वो अपने काम को जो है वो आगे चला सकते हैं। तो इसी वजह से उनमें क्या होता है, इन कामों की वजह से, इन ऑब्सेशन और कंपल्शंस की वजह से उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो कोई काम जो है वो फिनिश करे, कोई टास्क जो है अपना फिनिश करे, वो एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। उनको कंसंट्रेशन नहीं होती कामों पे, उनके ये ऑब्सेसिव थॉट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं आके, तो इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते। और कोई काम अगर उनको दी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो देर लगाते हैं, क्योंकि वो तो अपने कंपल्सिव एक्शंस जो है वो जो बार बार एक्शंस करते हैं उनमें ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं। तो इसी वजह से ये इनकी जो सोशल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इनके ये जो सिम्टम्स हैं ये
तो इनके सिम्टम्स का मैं आप लोगों को बता रही थी। स्टूडेंट्स, इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये वक्त के साथ साथ मज़ीद ज़्यादा होते जाते हैं। वक्त के साथ साथ इनकी हालत जो है वो ख़राब होती जाती है। इसकी जो ऑकरेंस होती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की, तो वो मेल और फीमेल्स में दोनों में जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों में एक ही किस्म का होता है। मेल में ज़्यादा या फीमेल में ज़्यादा इस तरह नहीं होता, दोनों में बराबर होता है। लेकिन एर्लियर एज में ज़्यादातर देखा गया है कि मेल्स में जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती हैं वो एर्लियर एज में स्टार्ट हो जाती हैं और फीमेल्स में लेट एज में वो स्टार्ट हो जाती हैं। जनरल पब्लिक में अगर इसकी प्रिविलेंस देख ले जनरल पॉपुलेशन में, तो ये 5% है, यानी इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी ऑकरेंस जो है वो 5% तक होती हैं जनरल पॉपुलेशन में। और ऑनसेट जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि मेल्स में ज़्यादातर चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में होती हैं और फीमेल्स में लेट एजेस में होती हैं। इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी गई है कि OCD अगर किसी पेशेंट को हो तो उससे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस आप किस तरीके से लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड ईगो, पॉसिबल बायोकेमिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का अंडर डेवलप्ड ईगो होता है। ये बहुत ज़्यादा इस काम को लेके बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदा होते हैं अपने इन एक्शंस को लेके। दूसरों के सामने जब ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनको ये रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। ये लोग जानते हैं कि मैं जो है इस तरह का हरकत कर रहा हूँ, उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा इनकी ईगो जो है वो अंडर डेवलप्ड होती हैं और बायोकेमिकल चेंजेस भी इनमें हो सकती हैं, क्योंकि बायोकेमिकल चेंजेस इन सेंस के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इस तरह हाथ वगैरह धोते हैं, खाने पीने का भी अपना ख्याल नहीं करते, तो इसीलिए बायोकेमिकल चेंजेस भी इनके बॉडी में हो सकती हैं। इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू नीड टू परफॉर्म रिचुअल्स। इनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो इनके ये एंजाइटी को रिलीव करने के लिए अपने ये कंपल्सिव एक्शंस बार बार कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से इनकी रोल जो है सोसाइटी में, इनकी सोशल रोल इनइफेक्टिव हो गई है, क्योंकि ये उन कामों में लगे रहते हैं तो अपना रोल ये उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आउटकम्स क्या हैं? आपने किस तरीके से पेशेंट को डील करना है कि वो किस एबल हो सकता है, यानी पेशेंट जो है उसका आउटकम क्या है। तो द क्लाइंट इज़ एबल टू मेंटेन एंजाइटी एट ए मैनेजेबल लेवल। आपने पेशेंट को इस काबिल बनाना है अपने इंटरवेंशंस वगैरह के थ्रू कि पेशेंट अपने एंजाइटी को मैनेजेबल लेवल तक रख सके, उसको पैनिक अटैक तक ना पहुँचाए। आइडेंटिफाई सिचुएशन दैट प्रोड्यूस एंजाइटी एंड रिजल्ट इन रिचुअल्स। उन सिचुएशन को आइडेंटिफाई करे कि जिनकी वजह से एंजाइटी होती है और रिचुअल्स वो स्टार्ट हो जाती हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। एबल टू यूज़ मोर एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेस से डील करने के लिए उनको कोई इस एबल बनाए कि वो एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज कर सके। इस एबल टू फंक्शन विदाउट नीड फॉर रिचुअल्स बिहेवियर। उसके जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, जो कंपल्सिव एक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म किए बगैर जो है वो फंक्शन कर सके, इस एबल उसको बनाना चाहिए। इस एबल किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन होंगे? तो इम्प्लीमेंटेशंस में लिखा है कन्वे एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट डिस्पाइट रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। आपने उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को एक्सेप्ट करना है, उसके रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है उसके बावजूद आपने कहना है कि कोई मसला नहीं है, अगर ये आप में है तो आप करें, अपने रिचुअलिस्टिक बिहेवियर भी परफॉर्म करें और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसको भी इंजॉय करें। इस तरह उसको समझाना है। अलाउ टाइम टू परफॉर्म रिचुअल। उसको टाइम देना है कि अपने रिचुअल वो परफॉर्म करें। नेवर इंटरप्ट रिचुअल। और उसको कभी भी जो है अपने ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो कंपल्सिव एक्शंस है, तो उसको करने से रोकना नहीं चाहिए। इनकरेज लिमिट सेटिंग ऑन रिचुअल्स। हाँ, उनको ये इनकरेज करवाए कि इसमें थोड़ा लिमिट लाए, थोड़ा सा कम करें। एज ए पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट प्लान। आपका जो इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट प्लान है उसका पार्ट इसको बनाए कि उनके जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है उनको थोड़ा लिमिट करने की कोशिश करें। यूज़ एक्टिव लिसनिंग टू इनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग। सही तरीके से उनको सुने। अगर आप सही तरीके से उनको सुनेंगे तो उनके फीलिंग्स जो है वो वर्बलाइज होंगे। द फोकस इज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर एडाप्टिव मेथड ऑफ कोपिंग विद एंजाइटी। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आप मोर एडाप्टिव मेथड्स जो है वो आप बयान कर सके एंजाइटी से कोप करने के लिए। मोर इफ़ेक्टिव आप मेथड्स उसको सिखा सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? रिएक्शन टू ए सीवियर ट्रॉमेटिक सिचुएशन, यानी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, तो उसका जो रिएक्शन होता है, उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन का रिएक्शन, वो कहलाती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
इसमें क्या होता है, री एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमेटिक इवेंट, नाइटमेयर्स एंड फ्लैशबैक। बंदा जो है वो बार बार वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन को री एक्सपीरियंस करता है, उसको बुरे ख्वाब आते हैं रातों को और फ्लैशबैक उसकी होती है। एकदम से वो जो सिचुएशन उसके लिए वो स्ट्रेस वाली सीवियर ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी उसमें चला जाता है, एकदम से उसमें वो चला जाता है, फ्लैशबैक उसकी हो जाती है, उसका जहन जो है वहाँ से नहीं निकल पाता। Experiences of persistent numbing of responsiveness, the person refused to talk, feels detached or turned off by others। क्या होता है कि उसको persistently रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसकी नंबिंग होती है, यानी वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता। उससे अगर बात करो तो वो तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं देता, वो बिल्कुल नम आपको दिखाई देता है। इस तरह लगता है कि वो बिल्कुल सुन्न हो गया है, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स वो नहीं करता। वो बात करने से रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है और दूसरों से जो है वो अलग थलग हो जाता है, ख़ुद को दूसरों से अलग समझने लगता है। अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़, पीपल, इवेंट्स आर प्लेसेस अराउजिंग मेमोरीज ऑफ ट्रामा, इंक्रीज एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, हाई स्टार्टल रिस्पॉन्स। अब वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है, लोगों को, इवेंट्स को और ऐसे प्लेसेस को, ऐसे लोगों को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे एक्टिविटीज़ को जिनकी वजह से उसकी वो ट्रॉमेटिक मेमोरी जो है वो अराउज़ हो, उन सब को वो अवॉइड करता है। उसकी एंजाइटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इरिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपर विजिलेंस उसको होता है। हाइपर विजिलेंस मीन्स कि वो अपने इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा सराउंडिंग को देख करता रहता है, फोकस करता रहता है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा जो है हाइपर विजिलेंस शो करता है। कंसंट्रेट करने में, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन देने में उसको डिफ़िकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टर रिस्पॉन्स उसका होता है, यानी आप जब उसको बुलाते हो तो वो एक्सट्रीमली रैपिड जो है वो रिस्पॉन्स आपको देता है। इस तरह के वो बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ जो है, एकदम से पहले तो नम होता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन फिर आप उसको जब ज़ोर ज़ोर से बुलाते हो या उसको अपनी तरफ वो करने की कोशिश करते हो तो वो एकदम से आपको इस तरह रिस्पॉन्स देता है जैसे चौंका देने वाला रिस्पॉन्स जो है वो आपको दे देता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग क्या लिखेंगे? पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा सिंड्रोम रिलेटेड टू डिस्ट्रेसिंग इवेंट, जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट थी उसकी वजह से इसको सिंड्रोम लाइक हो गया है कि जिसमें वो उस टाइम से निकल ही नहीं पा रहा। डिसफंक्शनल ग्रीविंग रिलेटेड टू लॉस ऑफ सेल्फ और अदर्स आफ्टर द इवेंट, उस इवेंट के बाद जो उसको नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ सेल्फ हुआ है या फिर लॉस ऑफ अदर्स हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल ग्रीविंग में चला गया है, उस डिसफंक्शनल एक गम की सूरत हाल में वो चला गया है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू इंट्रूसिव थॉट एंड फियर, उसको इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स मीन्स जो इंटरप्टिंग थॉट्स होते हैं, जो दखलंदाजी करने वाले काम में ऐसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से स्लीप पैटर्न जो है उसकी ठीक नहीं है और उसको फियर भी होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के आप आउटकम देख ले कि पेशेंट को किस एबल होना चाहिए, तो पेशेंट को इस एबल होना चाहिए कि वो अपने फीलिंग्स को वर्बलाइज कर सके, सपोर्ट ग्रुप को वो अटेंड कर सके, अपने फ्यूचर के गोल्स आइडेंटिफाई कर सके और इंक्लूड सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स इन रिकवरी प्रोसेस, और अपने लिए दूसरे जितने भी ज़रूरी काम हैं अपने रिकवरी प्रोसेस के लिए वो सब कर सके। वर्बलाइज नो आइडियाज़ आर इंटेंट ऑफ सेल्फ हार्म, आपको बता सके कि मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि मैं ख़ुदकुशी करूँ, सेल्फ हार्म करूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये बातें कर सकें। आइडेंटिफाई एडाप्टिव कोपिंग मैकेनिज़्म एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, वो अपने लिए कोपिंग मैकेनिज़्म आइडेंटिफाई कर सकें, कम्युनिटी रिसोर्सेज से अपने लिए वो कम्युनिटी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर सके अपने लिए, जिससे उसकी जो है वो बेहतरी होगी। गेट इनफ स्लीप टू अवॉइड रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी को अवॉइड करने के लिए वो इनफ स्लीप कर सके। रिस्क ऑफ इंजरी यहाँ पे उसको इस तरह होती है कि जब वो सही से सोता नहीं है तो वो मज़ीद एंजाइटी लेवल उसकी ज़्यादा हो जाती है और वो ख़ुद को जो है बिल्कुल इस तरह समझता है कि मैं तो जो है अब बिल्कुल मेरा कोई काम ही नहीं बनेगा, इस सिचुएशन के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। फिर वो सेल्फ़ इंजरी भी कर सकता है या फिर अपना ख्याल नहीं करता तो उसे बहुत सारे किस्म के इंजरीज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए उसको इनफ स्लीप करना ताकि उसको कुछ कम्फ़र्ट मिल जाए।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है तो वो उसी जैसे है जैसा कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमने पैनिक एंजाइटी के इंटरवेंशंस जो पढ़े थे। पैनिक एंजाइटी के इंटरवेंशंस मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि उसमें आपने पेशेंट के साथ आपने रहना है, उसके साथ स्टे करना है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जिनकी वजह से उसको ये याद आती है, उस सिचुएशन की याद आती हैं, तो वो आपने रिड्यूस करने हैं। आपने पेशेंट से इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करना, डिमांड लेस रखना है। उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसकी इनकरेज करवानी है, उसकी स्लीप को प्रमोट करवाना है, कंफर्ट मेजर्स उसके लिए करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैनिक एंजाइटी इंटरवेंशंस थे, तो यही यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। वैलिडेट फॉर द क्लाइंट सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा एक्सपीरियंस, जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस हुई है उसके लिए आपने वैलिडेट करना है कि वो कितनी सीवियर थी। वैलिडेट मीन्स कि ये यकीन दहानी करवानी है, इसके पीछे आपने चेक करना है कि वो कितना सीवियर ट्रॉमा था। और अगर उसका आप लोगों को पता होगा, उसकी लेवल का पता होगा, तो फिर उसके लिए मैनेजमेंट करना भी आप लोगों के लिए आसान होगा। हेल्प वर्बलाइज हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, टीच अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म एंड सपोर्ट ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि सब्सटेंस इंड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी ड्यू टू यूज़ ऑफ ए सब्सटेंस आर विद इन ए मंथ ऑफ स्टॉपिंग यूजिंग इट। एंजाइटी डिसऑर्डर्स तब भी हो सकती हैं जब कोई बंदा जो है सब्सटेंस एब्यूज़ कर ले। तो सब्सटेंस एब्यूज़ अगर बंदा स्टार्ट भी कर लेता है तो शुरू में उसको एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, और अगर वो बंदा बंद कर लेता है तो विद इन ए मंथ उसको एंजाइटी जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं। सिम्टम ऑफ एंजाइटी आर डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ ए मेडिकल कंडीशन। खुदा ना खास्ता आप लोगों को ये पता चल गया कि आप लोगों के से लॉर्ड वन का या फिर आप लोगों का ख़ुद का कोई कैंसर जो है वो है, एक मरीज़ को जब पता चल जाता है कि उसका कैंसर है या उसके माँ बाप का या किसी और का, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से उसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से या सब्सटेंस को छोड़ने की वजह से। क्लाइंट एंड फैमिली एजुकेशन। अब क्लाइंट और फैमिली एजुकेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए एज ए नर्स आपने किस तरीके से करना होगा। टीच अबाउट इलनेस, आपने उस जो इलनेस है उसके बारे में उसको बतानी होगी कि ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, मेडिकेशंस कौन कौन से यूज़ करने होंगे, स्ट्रेस अगर हो तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सपोर्ट सर्विसेज का आप बताएंगे। क्राइसिस हॉटलाइन जो है स्टूडेंट्स, ये एक फ़ोन नंबर होती है कि जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, अगर इमीडिएट इमरजेंसी हो तो उस टाइम यहाँ पे कॉल करते हैं, और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एक ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं उनकी। तो इसका आप लोग बताएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रही है इस तरह, तो यहाँ पे कॉल करके इनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स का बताएंगे। साइकोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। साइकोथेरेपी के अंदर, अगर साइकोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ देख लें साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर, तो एंटी डिप्रेसेंट हम दे सकते हैं जिसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम उन लोगों की कि जिनकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ साथ अगर डिप्रेशन भी है या डिप्रेशन में जाने का उनको चांस है, तो इसीलिए इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं जिसमें मेनली एनाफ्रेनिल जो है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs, जिनमें वेनलाफेक्सिन जो है ये ज़्यादातर इफेक्सर के नाम से आता है, तो ये यूज़ होती हैं। और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इन ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, इनके कौन कौन से मेंबर्स वगैरह, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। आगे जाके हम एंटी डिप्रेसेंट्स का जो आप लोगों का साइकोफार्माकोलॉजी का जो यूनिट है उसमें हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे। एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम देंगे जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बुस्पिरोन है। बेंजोडाइजेपिन्स में बुस्पर के नाम से आता है, जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और बीटा ब्लॉकर्स इसमें यूज़ करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के लिए और पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसके लिए, सोशल फोबिया के लिए, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स जब यूज़ करते हैं तो इसमें ये जो 4 डिसऑर्डर यहाँ पे दी गई है 3, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसका सिंपैथेटिक सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन उनको होती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है हार्ट बीट उनके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो इस वजह से हम उनको यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स देते हैं।
ट्रीटमेंट मोडिलिटीज़ में इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, जिसमें ग्रुप फैमिली थेरेपी हम करते हैं, ग्रुप थेरेपी या फैमिली थेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। स्टूडेंट्स, इन सब का मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो थेरेपीज़ थे वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों का यूनिट 1 का शायद वो लेक्चर 2 था, उसमें मैंने ये चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़ाई हुई थी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें सही से याद नहीं है, डिटेल से पढ़नी है, तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है, तो इसमें ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है। इसमें फोकस जो है वो करंट प्रॉब्लम पे होती है, करंट प्रॉब्लम को फाइंड करके उसके लिए सल्यूशन जो है वो निकालते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियरल थेरेपी के अंदर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें डिफरेंट रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है। मॉडलिंग है, मॉडलिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसी बिहेवियर थेरेपी है जिसके अंदर क्या करते हैं कि एक इमिटेशन करवाते हैं पेशेंट से, पेशेंट्स को ऐसे लोगों के मॉडल्स दिखाते हैं, ऐसे लोगों के वीडियोज़ वगैरह दिखाते हैं जिनकी वजह से उनके थॉट्स और एटीट्यूड्स जो है उन पेशेंट के वो बदल जाते हैं। यानी थेरेपिस्ट का यही मिशन होता है कि इन चीज़ों को देख के इन हेल्थी बिहेवियर्स में इंगेज होके वो भी अपना हेल्थी बिहेवियर जो है वो सेलेक्ट कर लें, तो इसको मॉडलिंग कहा जाता है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो भी एक बिहेवियर थेरेपी की एक टाइप है, इसको हम एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। इसमें एम ये होता है कि एंजाइटी लेवल जो है, स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम किया जाए, या फिर इसमें जो स्ट्रेस होती है किसी चीज़ से रिलेटेड उसको थोड़ा कम किया जाए। क्या किया जाता है इसमें, वो जो चीज़ होती है जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली उसके सामने एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करते करते उसकी जो डिस्कम्फर्ट उस चीज़ से रिलेटेड है उसको ख़त्म कर देते हैं। फ्लडिंग है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग में क्या किया जाता है, ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर होता है, ख़ास करके जो स्पेसिफिक फ़ोबिया होता है उसके लिए, फ़ोबिया होती है उसके लिए किया जाता है कि जिस चीज़ से फ़ोबिया है उसको आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोज करके आपका डर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फ्लडिंग थेरेपी में क्या करते हैं, एकदम से वो चीज़ जो है आपके सामने एक्सपोज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डर लगता है कुत्तों से, तो आप लोगों को बिल्कुल जो है कुत्तों के बीच लाके खड़ा कर दिया जाता है ताकि एकदम फ्लडिंग हो जाए और इसका सारा डर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक सेटिंग के अंदर होती है, उसमें अगर उसको कोई नुकसान हो या इस तरह कोई बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो जाए तो उसको फिर मैनेज किया जाता है। तो इससे भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि पेशेंट बिल्कुल जो है वो फिर ठीक हो जाते हैं, उनका वो मसला ख़त्म हो जाता है। सब्सटेंस एब्यूज़ जो होती हैं तो उसमें भी फ्लडिंग थेरेपी की जाती है कि वो सब्सटेंस जो है एकदम से बंद कर दिया जाता है उस बंदे के लिए, और उसको एक सेटिंग के अंदर रख के उसकी जो विड्रावल सिम्टम्स हैं उसके लिए उसकी इलाज की जाती है, लेकिन एकदम से वो सब्सटेंस बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म की जो थेरेपी है वो फ्लडिंग थेरेपी कहलाती है। थॉट स्टॉपिंग करते हैं, उसके जो बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं ख़ास करके OCD के अंदर, तो उसको थॉट को स्टॉप करने के लिए इंटरवेंशंस करते हैं। मिलियो थेरेपी करते हैं। मिलियो थेरेपी को मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम थेरापेटिक कम्युनिटी भी कहते हैं, कि जिसमें एक ऑप्टिमल हीलिंग एनवायरनमेंट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है कि उस ऑप्टिमल हीलिंग एनवायरनमेंट की वजह से उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाए। इस तरह ख़ास करके सब्सटेंस एब्यूज़ ट्रीटमेंट भी इस तरह की जाती हैं, और ये जो जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो उनके लिए भी मिलियो थेरेपी जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ट्रीटमेंट मोडिलिटीज़ अल्टरनेटिव्स के अंदर, अगर आप लोग साइको जो है फार्माकोलॉजी नहीं करवा रहे हैं, कोई ड्रग्स नहीं दे रहे हैं, या पेशेंट को ड्रग्स वगैरह देना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव्स कुछ जो उनकी सेहत के लिए बेहतर होंगे, तो उनमें एक्सरसाइज है, मेडिकेशंस है, मेडिकेशंस आप उन लोगों को उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन पेशेंट को देंगे, ब्रीथिंग उसकी सही करेंगे, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक सिखाएंगे। गाइडेड इमेजरी, गाइडेड इमेजरी जो होती है स्टूडेंट्स, ये भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जिसमें क्या किया जाता है, आपको ऐसी इमेजिनेशन आपसे करवाई जाती है कि जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस, पेन या फिर दूसरे जो नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी आपको इस तरह प्लेस या फिर इस तरह पीसफुल और रिलैक्सिंग जो है वो एनवायरनमेंट को आपको जो है इमेजिन करवाई जाती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उस वजह से जो है आपको काफ़ी हद तक बेहतरी फ़ील होती है।
इसके अलावा हिप्नोसिस कराई जाती है। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट होती है, कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, जिसमें बंदा जो है वो बिल्कुल जो है अपना पावर जो है वॉलंटरी जो उसके एक्शंस होते हैं वो बिल्कुल लॉस कर देता है, और उसको जो सजेशन मिल रही होती है, डायरेक्शन मिल रही होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और इसीलिए ये ज़्यादातर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए की जाती है कि आप बिल्कुल, आपको इस तरह बनाया जाता है कि आप बिल्कुल जो है अपना वॉलंटरी, खुद के जो वॉलंटरी कंट्रोल है उसको ख़त्म कर दे, और आपके सामने जो बंदा जो आपका साइकोथेरेपिस्ट है बिल्कुल आप उसके काबू में हो जाए, उसकी ही बात सुनते जाए, तो वो बंदा जो है इस तरीके से आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवा देता है। योगा है, मसाज है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ये भी। इसके अलावा हर्बल, वेलेरियन या फिर लंदन फ्लावर टी जो है, ये वेलेरियन टी जो है ये भी एक इसके रूट्स के या स्टेम के टी जो है वो बनाई जाती हैं, चाय बनाई जाती हैं, और इसमें कुछ सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो कि बंदे के स्लीप को, उसमें स्लीप में मदद देती है और एंजाइटी को रिलीव करती हैं। इसी तरह लंदन टी जो है इसमें भी रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए ये दी जाती है, जिसमें बंदा जो है सेडेटिव इफेक्ट होता है तो स्लीप कर लेता है, और इसके अलावा उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें भी सूथिंग इफ़ेक्ट होती है लंदन टी की वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका आप लोगों का ये जो लेक्चर 1 था, एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के यूनिट 7 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को एक न्यू आप लोगों का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगी लेक्चर 2, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।